नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। अब कल बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इसका विरोध और समर्थन दोनों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने विरोध किया है कि समलैंगिक शादी शहरी अभिजात्य वर्ग की अवधारणा है। समलैंगिक शादी को नहीं दी जाए मान्यता, ये केंद्र का कहना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी विरोध में है। समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति ना हो, ये एनसीपीसीआर का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक विवाह मौलिक महत्व का मुद्दा है। याचिका में कहा गया है कि शादी करने का अधिकार लिंग के आधार पर रोका नहीं जा सकता। तो भारत में समलैंगिकता कानूनी लड़ाई 2009 में, आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से धारा 377 के हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 377 का हिस्सा समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उधर याचिकाकर्ताओं की दलील यह है कि शादी सिर्फ गरिमा का मामला नहीं है, बल्कि अधिकारों का गुलदस्ता है। घर किराए पर लेने में परेशानी होती है, सीबीए का मेडिकल बीमा भी नहीं मिलता, मेडिकल बीमा में पार्टनर नॉमिनी नहीं हो सकता, तो तमाम चीजें हैं। अब इस मामले में कल भी सुनवाई होगी। अभी तो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कल भी होंगे। तो जो आज तक जितना सुना है बहुत पॉजिटिव लग रहा है फीडबैक कि डेफिनेटली इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। ये लंबी लड़ाई थी, लंबी लड़ाई है अभी भी, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट सुने हैं उससे लग रहा है दे हैव नाउ लिटिल soft corner for this community, LGBTQ community। तो बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। हमने आपको सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपना विवेक लगाया है। जिस तरह से अपराध किया गया वो भयानक है। हर दोषी को 1000 दिन से ज्यादा और पर पैरोल मिला और एक आदमी को तो 1500 दिन का। जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड में कई नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सनी सिंह था। सनी सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित हुआ था। इस मामले में एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और डीजीपी साथ ही प्रयागराज के सीपी को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। आज अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित। मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार 2017 के पहले की सपा सरकार को कोसा और कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाई। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। इस हत्याकांड के बाद प्रयागराज में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई हैं। हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में कुछ चौंका देने वाले खुलासे बताए जा रहे हैं। हत्याकांड का मास्टरमाइंड 23 साल का सनी सिंह है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित था। सनी सिंह ने टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा। उसे लगा कि लॉरेंस जेल से गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके चर्चा में आ गया तो वो भी मशहूर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तीनों आरोपियों के पीछे भी किसी का हाथ था। यह सवाल इसलिए भी अहम हो गया है कि अतीक और अशरफ की देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है।
सोशल मीडिया पर अशरफ की 27 मार्च को दायर की गई प्रयागराज कोर्ट में याचिका वायरल हो रही है, जिसमें उसने यूपी पुलिस के 2 अधिकारियों के नाम लिखते हुए उनके द्वारा अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अब तक जिस चिट्ठी की चर्चा जोरों पर है वो किसके पास है और उसे कौन मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएगा, अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 2 अहम बातें हैं। पहली अहम बात कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाकर बताना चाहते हैं कि वो अग्रेसिव हैं, वो बैकफुट पर नहीं आए इस हत्याकांड के बाद। दूसरा, तो सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है कि पुलिस ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कोई डायरेक्ट मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया है, जिससे हम ये सवाल पूछें कि सुरक्षा में कैसे चूक हो गई। तीसरा सबसे बड़ा सवाल अब तक लगातार बना हुआ है कि इतनी महंगी पिस्टल, विदेशी पिस्टल्स कैसे इन हमलावरों तक पहुंच गई। तीनों सवाल अब तक बने हुए हैं। सहयोगी राकेश और राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसी आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। दरअसल एनआईए देश से बाहर बैठे आतंकियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ की जांच कर रही है। इस सिलसिले में एनआईए ने बीते साल यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। ये काफिला देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है, जिसे पंजाब पुलिस बठिंडा जेल से लेकर दिल्ली पहुंची। एनआईए ने उसे आतंकी गतिविधि से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने कोर्ट में लॉरेंस की 7 दिन की रिमांड मांगी, जो मिल गई। तो हमने कोर्ट के सामने बोला कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अगर इन्होंने अरेस्ट करना है तो इनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। ऑलरेडी 39 जो एसआरसी है, जिसके अंदर में ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उसमें ये फैक्ट पहले क्यों नहीं निकल के आया। तो कोर्ट ने उनको सख्ती से कहा है, सामने डायरेक्शन देते हुए कि आपको ये 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा रहा है, लेकिन आपको लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई ना कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। ये केस एनआईए ने बीते साल 20 अगस्त को विदेश में बैठे 7 खालिस्तानी आतंकियों और अन्य के खिलाफ दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट का उपयोग कर रहे हैं। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित समूहों ने गुर्गों का एक नेटवर्क बनाया है, जो देश के खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। किसी आतंकी गतिविधि के मामले में देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहली बार एनआईए रिमांड पर है, लेकिन गैंगस्टरों और आतंकियों का गठजोड़ साबित करना इतना आसान नहीं। अब देखना होगा कि 7 दिन बाद एनआईए कोर्ट में क्या कुछ सबूत रख पाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात गर्मी की। इस साल सर्दी देर तक चली, लेकिन गर्मी आई तो बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग और सरकार बढ़ती गर्मी पर नजर रखे हुए है। 5 राज्यों में लू की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले 4-5 दिन से लू चल रही है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और ये बिहार। मंगलवार को मौसम विभाग ने बताया कि गर्मी और बढ़ेगी और औसत तापमान 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। ऑरेंज अलर्ट मीन एडवाइजरी का, जैसे फर्स्ट स्टेज एडवाइजरी का क्या हो गया, येलो कलर, सेकंड स्टेज ऑरेंज, अकॉर्डिंगली एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस उसके अलर्ट्स हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बिहार की और वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां में हमारी जो वार्निंग है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 4 दिन हीट वेव का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में होगा। और इस खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने इन राज्यों की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि हीट वेव के संकट से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो गाइडलाइंस तैयार किए हैं, उनका सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल और बिहार की सड़कों पर लू का असर दिख रहा है। बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। 42 टेम्परेचर 43 अप्रैल में होता था। अब भी से ही हीट वेव शुरू हो गया है। हमारे समझ से गवर्नमेंट को 1-2 बार प्रिकॉशन के तौर पर एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए। कल 43.5 था ना,
अप्रैल में ही हाल है, तो बाकी तो मई जून जुलाई तो बाकी है ना भाई। अब कैसे लोग रह पाएगा भाई साहब, समझ सकते हैं। वैसे फरवरी में भी औसत से ज्यादा तापमान रहा। मार्च में बेमौसम बरसात हुई। अप्रैल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का इशारा तो नहीं। क्लाइमेट चेंज के लिए जैसे आप बात करते हैं, इसके लिए कम से कम 30-40 साल का हमें डाटा देखना पड़ता है। ठीक है, वो बात सच है कि टेम्परेचर्स ग्लोबली राइज हो रहे हैं, लेकिन ये हर साल वेरिएबिलिटी होता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, ओडिशा, झारखंड में भी अगले 3-4 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। देश में दाल की कमी के चलते अरहर की दाल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। बीते एक महीने में अरहर और उड़द के भाव करीब 10 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका तक का नाम लिया जा रहा है। सरकार ये महंगाई रोकने के लिए क्या कर रही है, देखिए रिपोर्ट। दाल में तो 20% का इजाफा हुआ है अरहर दाल में। अच्छा, पहले 105 रुपये किलो थी, आज 130 रुपये किलो दाल सेलिंग प्राइस हो गई है। मतलब बढ़िया दाल है जो। इसकी बिक्री पर सर असर तो पड़ता ही है, कम कर दिया लोगों ने लेना। अरहर दाल पहले जो 5 किलो लेते थे, अब वो 1 किलो 2 किलो लेके काम चला रहे हैं। कहाँ से खाएगा, इतनी महंगी दाल हो रही है। क्या रेट चल रहा है अभी? 130 रुपये केजी। आम आदमी के लिए दाल खाना आजकल और महंगा हो गया है। बीते एक महीने में तूर यानी अरहर और उड़द के भाव में खासी तेजी देखी जा रही है। खुद उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि दिल्ली में तूर की दाल के दाम 15 मार्च को 110 रुपए और मुंबई में 133 रुपए थे, जो 17 अप्रैल में दिल्ली में बढ़कर 120 रुपए और मुंबई में 146 रुपए हो गए। वहीं दक्षिण के तिरुवनंतपुरम में दाल 160 रुपए तक पहुंच गई है। इस संकट को समझने के लिए 30 साल से दाल के आयात निर्यात से जुड़े ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान सुनील बलदेवा के पास पहुंचे। बलदेवा कहते हैं कि दाल के दाम बढ़ने का कनेक्शन अफ्रीका और म्यांमार जैसे देशों से भी है। जनवरी ऑनवर्ड जो ही अफ्रीका से तुअर का आना बंद हो गया और यहाँ पे जब डिमांड बढ़ने लगी तो भाव बढ़ने लगे थे, लेकिन ये उम्मीद थी कि म्यांमार से इंपोर्ट होगा और म्यांमार से इंपोर्ट होने के बाद ये कंट्रोल में रहेगा, लेकिन म्यांमार से इंपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। दोबारा जब अफ्रीका कंट्री से जब इंपोर्ट फसल आएगी जुलाई में और जब माल आना चालू होगा तब तुअर की फसल के दाम जो है वापस कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन दाल के दाम बढ़ने के पीछे सूखा और बिन मौसम बारिश की भी भूमिका है। सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलता है कि खरीफ में दलहन की पैदावार जहां पिछले साल 2021-22 में 42 लाख टन थी, वहीं इस साल घटकर 36 लाख टन रह गई है। इस साल कर्नाटक में पड़ा सूखा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बेमौसम की बारिश ने दाल की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही दलहन की जो बुआई होती है उसमें 4% का रकबा जो है वो घट गया है। अब दाल की उपलब्धता को लेकर सरकार चिंतित है। शनिवार को 12 जगहों पर बैठक करके सरकार ने सभी स्टॉकिस्ट को शुक्रवार तक स्टॉक बताने को कहा है। साथ ही सरकार अब नेफेड या केंद्रीय भंडार आदि के जरिए दाल बेचने की तैयारी भी कर सकती है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अतीक अहमद मर्डर केस में इशारों में शरद पवार ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून हाथ में लेकर कदम उठाने की बात अच्छी नहीं है। हमने समाज में कोई गलत काम करने वाले हो तो कानून व्यवस्था में इनका किस तरह से करना चाहिए इसकी सुविधा है, मगर ये कानून व्यवस्था सुविधा में दूर तक के कानून हाथ में लेकर कुछ कदम उठाने की बात होती है और ये बात बड़ी अच्छी है। ऐसा एक माहौल तैयार करने का कोशिश होता है कि देश के लिए अच्छी बात नहीं। देश का पहला एप्पल स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। इस मौके पर कंपनी के सीईओ टिम कुक भी मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर प्रशंसक भी थे। अब अगला स्टोर दिल्ली में खुलने जा रहा है। बीती रात से ही इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार के बीच मुंबई में खुला एप्पल का पहला स्टोर।
सीईओ टिम कुक ने देश के पहले एप्पल स्टोर की शुरुआत की। 20,000 वर्ग फुट के इस स्टोर में 100 सदस्य हमेशा रहेंगे, जो 20 भाषाओं में ग्राहकों से संवाद कर सकते हैं। मुंबई के गोरेगांव में रहने वाले साजिद मोइनुद्दीन सुबह 6 बजे से एप्पल स्टोर के बाहर मौजूद रहे। वो अपने साथ एप्पल का 1984 का मैकिंटोश कंप्यूटर लेकर आए, जिसे उन्होंने एप्पल सीईओ टिम कुक को भी दिखाया। उनका कहना है कि एप्पल से उनका रिश्ता करीब 40 बरस पुराना है। और 1984 से मैंने मेरा डिज़ाइन करियर शुरुआत की थी, तब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट मैक ऐसी है जो मैंने लिया था, उसी से मैं डिज़ाइन चालू किया हूँ और अभी मैं डिजिटल डिज़ाइनर बन गया हूँ। इस एप्पल स्टोर को लोकल लुक देने की कोशिश की गई है। साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का पूरा इंतजाम है ताकि बिजली की खपत कम हो। बीते 1 साल में एप्पल उत्पादनों की बिक्री भारत में 50% बढ़ी है। अब एप्पल के अपने स्टोर इसे शायद और मजबूत करेंगे। मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खोलने के बाद अब लोग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स आकर इस स्टोर में न केवल जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उसका अनुभव कर सकते हैं, बल्कि खरीदारी भी कर सकते हैं। ये स्टोर खोलना एप्पल द्वारा एक बड़ा कदम है और इसके जरिए एप्पल भारतीय बाजार में अपने जो ऑफलाइन प्रेजेंस है और उनके जो प्रतिद्वंदी है उनसे सीधा टक्कर कर सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ न्यूज़ एट 8 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।